हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस अमलाई। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सीयूईटी के रिलेटिव जो टॉपिक्स हैं हमारे उनको पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था नेचर और सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस हम आज पढ़ेंगे, पिछली क्लास में हमने नेचर पढ़ा था। और आज की वीडियो जो है वो थोड़ी वास्ट होने वाली है, तो कोशिश करिएगा अंत तक बने रहें। वीडियो को बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे अचीव गोल्स। अचीव गोल्स यानी प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन टू रीच ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये क्या करता है, जो हमारा मैनेजमेंट है उसका क्या काम होता है, जो भी हमने गोल सेट किया है उस तक हमें पहुंचाना इफेक्टिवली और इफिशिएंटली, ठीक है, बिना किसी विलंब के। दूसरा, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास संसाधन मौजूद हैं उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। अब यहाँ पे जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वर्ड आता है उसका क्या मतलब होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब किसी चीज को ना बहुत ज्यादा यूज करना ना बहुत ज्यादा कम यूज करना, इस तरीके से उसे इस्तेमाल करें कि वो हमारे आगे के लिए भी यूज हो जाए, इस्तेमाल कर लिया जाए, तो वो होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनका हम ठीक तरीके से यूज करें, वेदर दे आर ह्यूमन रिसोर्सेज और टेक्निकल रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। दूसरा है क्रिएट स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर। क्रिएट स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर स्टैब्लिशेस रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रोसेसेस, रिड्यूसिंग क्योस। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी और क्योस को कम करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने वर्क टास्क में, तो आपको क्या करना होगा, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोसेस जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा सारे लोगों के लिए, ठीक है, जो सुपीरियर है जो इंफीरियर है सबके लिए। अगला, फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एडेप्टेशन। हेल्प्स, जो चौथा है हमारा, हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन नेविगेट चेंज, इनोवेट एंड थ्राइव। देखिए, कोई भी आप मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट के थ्रू कोई काम कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो कोशिश करिएगा मैनेजमेंट में थोड़ी इनोवेशन और क्रिएटिविटी हो, वक्त के साथ साथ चेंजेस होते रहें। बूस्ट इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। मैनेजमेंट का क्या काम होता है, स्ट्रीमलाइंस ऑपरेशन एंड इम्प्रूव्स ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है। मैनेजमेंट का ये मेन काम होता है, क्या करना, स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस को इम्प्रूव करना और ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, ठीक है। तो ये हमारे सारे ओवरऑल पूरे सिग्निफिकेंस थे। अचीव गोल्स, ऑप्टिमम रिसोर्सेज, create structure and order, facilitate growth and adaptation, boost efficiency and productivity। अब आगे पहुंचते हैं, हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी आज का टॉपिक है। देखिए, अगर आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट के नेचर, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ये तो है, इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर पढ़ना है तो दो लोगों के जरूर पढ़ने होंगे। पहला जो हम अभी पढ़ेंगे, जिनका जो फादर ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं वो हैं फयोल, और दूसरा टेलर। ये दो लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में। देखिए, फयोल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग के कॉलेज में दाखिला लिया था, वहां से वो पढ़े थे। 1880 में उन्होंने क्या किया था, एक माइनिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको ज्वाइन किया था। उसके बाद से 1888 आते आते वो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर बैठे। फिर 1918 में जब उन्होंने वही कंपनी छोड़ी तो वो कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में थी, यानी जब उन्होंने ज्वाइन किया था उस कंपनी को उस वक्त वो कंपनी बैंकरप्ट थी, बहुत बुरी कंडीशन में थी। लेकिन फयोल जब उस कंपनी को छोड़कर गए या वो वहां से जब विदा लिए, उस वक्त वो कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में थी, बाकायदा वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने, यानी उनके मैनेजमेंट के जो स्किल्स थे वो बहुत ज्यादा अच्छे थे। दूसरा, फयोल ने ही इंट्रोड्यूस किया मैनेजमेंट को एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। फयोल का ये मानना था कि जो मैनेजमेंट है वो हर फील्ड में काम आता है, हर जगह काम आता है, तो मैनेजमेंट को हमें क्या करना होगा, एक डिफरेंट सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस करना होगा, और ये प्रयास करना होगा कि मैनेजमेंट एक प्रॉपर प्रिंसिपल और थ्योरी के साथ आए ताकि सारे लोग उसको अप्लाई करें। तीसरी चीज क्या, जो हम मैनेजमेंट में या बिजनेस स्टडीज पढ़ते वक्त जो पढ़ते हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये जो चार कॉन्सेप्ट हैं ये किसके दिए हुए हैं, हमारे फादर ऑफ मैनेजमेंट यानी फयोल का दिया हुआ ही कॉन्सेप्ट है। तो इस संदर्भ से, इन तीनों संदर्भ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं तो फयोल के 14 प्रिंसिपल जो हमारे पास हैं उनको बहुत डीपली पढ़ें। तो आज के वीडियो में हम वही पढ़ने वाले हैं और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले, मैनेजमेंट हैज टू परफॉर्म अ नंबर, 1 सेकेंड,
ठीक है, मैनेजमेंट हैज टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट जो है उसको बहुत सारे टास्क और फंक्शन क्या करने पड़ते हैं, रन करने पड़ते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। सच मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी इफेक्टिवली परफॉर्म थ्रू एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यानी हमें क्या रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करना होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। देखिए, प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट का, तो सबसे पहले वर्ड जो प्रिंसिपल है उसके बारे में जानना होगा कि प्रिंसिपल क्या होता है। ये एक जनरल गाइडलाइन होती है, मार्गदर्शन होता है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में जानना जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, तो जो सिद्धांत जो पहले अप्रूव्ड हो चुके हैं किसी काम को करने में, वो सिद्धांत हम अपने आगे के कार्यों में अपनाएं। तो ऐसे 14 प्रिंसिपल, 14 सिद्धांत जो हैं वो फयोल ने तय किए थे। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। ठीक है, ये हमारा बेसिक जनरल गाइडलाइन था किसका, प्रिंसिपल का। ठीक है, फयोल्स प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट, फादर ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हेनरी फयोल है। और अगर हम बोलेंगे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो वहां पे टेलर का नाम आएगा। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे दो नाम हैं, पहला फयोल और दूसरा टेलर। अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट की तो वहां पे हेनरी फयोल का नाम आएगा। और अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी लेबर लॉ से रिलेटेड जो रेगुलेशंस हैं उनकी अगर बात करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट की, तो वहां पे आ जाएंगे टेलर। टेलर के भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम इनके बाद पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, हियर आर 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय फयोल। फयोल का पहला जो था वो था डिवीजन ऑफ वर्क। क्या बोल रहा है, कंसेप्ट क्या है इसका, स्पेशलाइज्ड टास्क अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू इंक्रीज इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। देखिए, फयोल का ये मानना था कि जो व्यक्ति जिस काम में एक्सपर्ट है उसके एक्सपर्टाइज के हिसाब से उनको काम डिवाइड किया जाए। छोटा काम हो बड़ा काम हो, लेकिन एक्सपर्टाइज के हिसाब से जब आप काम करेंगे तो जो हसल है, जो क्योस है, वो कम होगा। उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है, जो टारगेट है, वो अचीव होने में हमको थोड़ी भी देरी नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन इसकी बात करें तो क्या बोल रहा है, क्यों हमें जरूरी है डिवीजन ऑफ वर्क, ये जान लेते हैं। देखिए, जस्ट मिनट। When employees specialize, they become more skilled and faster at their specific task. जो व्यक्ति जिस काम में एक्सपर्ट है, अगर आप उसको वही काम देंगे तो वो अपने काम को जल्दी से जल्दी करेगा और उस चीज में बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होगा, तो उसमें इनोवेशन और क्रिएटिविटी भी आएगी। ठीक है, अगला है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति को आप अथॉरिटी दे रहे हैं तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए, और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो अथॉरिटी भी दीजिए। अगर आपने सिर्फ किसी को अथॉरिटी दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो वो काम के प्रति अपने सक्षम नहीं हो पाएगा। और अगर आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है किसी कार्य को करने की और अथॉरिटी नहीं दी है तो वो सिर्फ काम को यूं ही करके चला जाएगा, वो अपनी अथॉरिटी नहीं समझेगा, वो अपनी जवाबदेही नहीं समझेगा। ठीक है, तो ये काम आपका है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप दे रहे हैं तो दोनों व्यक्ति को देंगे और ये दोनों के बीच में बैलेंस बना करके रखेंगे। कंसेप्ट क्या है, अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू कैरी देम आउट। दीज टू शुड बी बैलेंस्ड, ये दोनों का बैलेंस होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन क्या है, मैनेजर्स नीड द अथॉरिटी टू कमांड सबॉर्डिनेट्स बट दिस अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम्स। क्या बोल रहा है, अथॉरिटी जो है वो कमांड देने के लिए जरूरी होती है अपने सबॉर्डिनेट्स को, लेकिन जो अथॉरिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आउटकम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जो भी आप वहां पे आएगा, आपका रिजल्ट आएगा, वो आउटकम होगा, वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो बैलेंस दोनों के बीच में होना चाहिए। तीसरा है डिसिप्लिन। क्या कंसेप्ट है इसका, फयोल ये कहते हैं एम्प्लॉयज मस्ट ओबे एंड रेस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। गुड डिसिप्लिन रिजल्ट फ्रॉम इफेक्टिव लीडरशिप। अगर आप एक इफेक्टिव लीडरशिप करना चाहते हैं, अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको डिसिप्लिन में काम करना होगा। आपको एटिकेट्स पता होने चाहिए, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पता होने चाहिए। ठीक है, तो फयोल का ये मानना था कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके एम्प्लॉयर हैं,
वो अच्छे से काम करें तो उन्हें डिसिप्लिन में लाना होगा, डिसिप्लिन में काम करना होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन दोनों लिखे हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज, अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, फयोल और टेलर के जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट की, वो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। चौथा है यूनिटी ऑफ कमांड, ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। वन सुपीरियर का मतलब है एक बॉस, एक बॉस से आपको पूरा जो भी काम है उन्हीं को आपको रिपोर्ट करना होगा। एक बॉस होगा और जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, वो सिर्फ उनको रिपोर्ट करेंगे। अगर डिफरेंट बॉसेस होंगे तो कंफ्यूजन होगा, मिसकम्युनिकेशन होगा। तो एक बॉस होना चाहिए जिसको सारे लोग रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा पांचवा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब जो भी एक गोल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, सारे लोग उसी डायरेक्शन में काम करेंगे, उसी टारगेट को अचीव करने में काम करेंगे, ना कि अपने किसी अन्य कामों में। एक टारगेट होगा, सारे लोग उसी की तरफ काम करेंगे। ठीक है, ऑल एक्टिविटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग वन प्लान। एक प्लान होगा सबका, उसी प्लान की तरफ काम करेंगे सब। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। छठा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि मान लीजिए मैं किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट अलग है और मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो इंटरेस्ट है वो अलग है, तो मैं अपने इंटरेस्ट को सुपीरियर नहीं करूंगी। जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैं वहां काम कर रही हूँ तो उसी टारगेट को अचीव करने के लिए मैं काम करूंगी, ना कि अपने इंटरेस्ट के लिए। तो हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो मेरे लिए सुपीरियर बड़ा रहेगा। ठीक है, सातवां है रेम्यूनरेशन। वर्कर्स मस्ट बी पेड अ फेयर वेज फॉर देयर सर्विसेज। जो भी वर्कर जैसा भी काम कर रहे हैं, हमें उसी हिसाब से उनको पे करना होगा। अगर हम अपने वर्कर्स को उनके कार्य के हिसाब से पे नहीं करेंगे तो अनबन होगी, विवाद होंगे। ठीक है, और वो विवाद क्या रिजल्ट करेंगे, हमारा काम जो है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है, जो हमारा गोल है, वो कभी अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये चीज बहुत छोटी लगती है कि जो भी वर्कर हैं उनको फेयर वेजेस, फेयर वेजेस, फेयर वेजेस, लेकिन फेयर वेजेस देने के साथ साथ ही वो काम अच्छा हो पाएगा जो भी आपका टारगेट है। तो रेम्यूनरेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एट्थ इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए ये दोनों में फर्क है। सेंट्रलाइजेशन मतलब एक मेन गवर्नमेंट होगी, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिफरेंट लेवल पे होगी। क्या होगी, गवर्नमेंट होगी। यानी डिसेंट्रलाइजेशन को आप पंचायती राज समझ सकते हैं। पंचायती राज कैसे, जैसे मान लीजिए एक मेन हमारी गवर्नमेंट रहती है, ठीक है, हेड होती है वो हमारा इंडिया लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे होती है, फिर जिला लेवल पे अलग अलग जो भी हैं लोग हमें गवर्न करने के लिए होते हैं, तो वो हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो फयोल का ये मानना है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों इक्वली बैलेंस्ड होना चाहिए अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है तो। यानी कोई एक सुपीरियर नहीं होना चाहिए और बहुत सारे सुपीरियर्स नहीं होने चाहिए, ये दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, Fayol believed the appropriate degree of centralization varies depending on the specific organization and its circumstances. The goal is to be find the optimal balance that allows for effective decision making. ठीक है, ओवरबर्डन को कम करेगा, डिसीजन मेकिंग को अच्छा बनाएगा अगर आप दोनों में बैलेंस करके चलेंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 9th स्केलर चेन, लाइन ऑफ अथॉरिटी। लाइन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है बच्चों, जो भी हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक हायरार्की में होना चाहिए। मान लीजिए कोई पर्सन एक्स है और पर्सन वाई है, वो एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, तो वो दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक्स जो है वो डायरेक्ट ए से बात करने चले जाएगा। जो हायरार्की आपके लीडर ने, आपके सुपीरियर ने, आपके बॉस ने बनाई है या मैनेजमेंट ने बनाया है, आपको उस हायरार्की में ही बात करनी होगी। अगर आप अपने हिसाब से, ये मेरा मित्र है, मैं इससे ज्यादा बात कर लूंगा, इससे ज्यादा डिस्कशन कर लूंगा, ज्यादा डिबेट कर लूंगा, इसमें क्या होगा, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो सब खराब हो जाएगा, सब बिगड़ जाएगा एक मिसकम्युनिकेशन के कारण। तो जो हायरार्की प्रिपेयर की गई है उसी में आपको बात करना है। यानी ए बी से बात करेगा, बी सी से बात करेगा, सी डी से बात करेगा। एक्स और ए का कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं होना चाहिए।
और अगर बहुत ज़्यादा क्विक प्लान करना है तो आपको जो आपका मीटिंग है वो बैठाना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। 10वां है ऑर्डर। ऑर्डर का यहाँ पे क्या मतलब है? ऑर्डर मतलब जो पर्सन और जो थिंग्स हैं उनको जिस जगह पे होना चाहिए उनको वहीं पे रखना होगा। डेली डेली हम उनका प्लेस चेंज नहीं कर सकते कि आज मैंने इस व्यक्ति को ये काम दिया, कल मैं उसको वो काम दे दूंगी। जो उसका स्पेशलाइज्ड काम है वही देंगे, जो उसका ऑर्डर है जहां काम करने का वही जगह दूंगी। मैं डेली उसका ऑर्डर चेंज नहीं करूंगी। ठीक है। जैसे मैं अगर इस एरिया में खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ तो हो सकता है मैं यहीं पे बेहतर बना सकती हूँ, तो ये मेरा एक परफेक्ट ऑर्डर है खड़े होने का, तो मैं यहीं खड़े होकर बनाऊंगी। उसी को बोलते हैं ऑर्डर। पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ठीक है। ये 10वां था। मैं उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की और आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है। 11वां है इक्विटी। इक्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि जो बॉस हैं और जो आपके यहाँ काम करने वाले वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको बराबर पे किया जाए, नहीं। इक्वालिटी मतलब मैनेजर शुड बी फेयर एंड काइंड टुवर्ड्स देयर सबऑर्डिनेट्स। जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे ऐसा नहीं कि आप बॉस हैं तो बहुत चिल्ला करके डांट करके बात करेंगे। आपको बहुत पोलाइटली उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चल उन्हीं सबऑर्डिनेट से रहा है, तो उनसे भी आपको अच्छा बिहेव करना है, इक्वली सबको ट्रीट करना है। ठीक है। 12वां है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। यानी यहाँ पे जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे ऊपर हैं, जो हमारे नीचे हैं, उनको स्टेबिलिटी देनी होगी उनके काम की। ऐसा नहीं है कि मुझे कल को कोई एम्प्लॉय पसंद नहीं आया और उनको मैं बिना वार्निंग दिए निकाल दूंगी। ठीक है। मैं अपने हिसाब से लोगों को चेंज नहीं करूंगी। अपने हिसाब से कल किसी और को रखा, परसों किसी और को रखा, उससे क्या होगा, मुझे ही उसको ट्रेनिंग देने में पूरा वक्त निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना होगा, रूल्स उसके हिसाब से निकालना होगा उनके रिप्लेसमेंट के लिए। ठीक है। 13वां है इनिशिएटिव। एम्प्लॉयज हु आर अलाउड टू ओरिजिनेट एंड कैरी आउट प्लान्स विल एक्सर्ट हाई लेवल्स ऑफ एफर्ट। यहाँ पे जो भी हमारे काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको हमें इंपॉर्टेंस देनी होगी ताकि वो भी कुछ आइडियाज इनिशिएट करें, कुछ नए नए इनोवेशन लेकर के आए, क्रिएटिविटी लेकर के आए। तो हमें उनको भी इंपॉर्टेंस देना है कि अगर आपके पास कोई नए आइडियाज हैं वो आप हमको सजेस्ट करें और हम उस हिसाब से प्लान में चेंजेस लाएंगे। आखिरी है 14th स्पिरिट दी कॉर्प्स, यानी टीम स्पिरिट। आप अगर काम कर रहे हैं इंडिविजुअली तब तो कोई बात नहीं है, आप अपने हिसाब से प्लान चेंज कर सकते हैं, आप वेकेशन पे जा सकते हैं, सारी चीजें बहुत यहाँ पे फ्लेक्सिबल होगा इंडिविजुअल में। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो वहां पे स्पिरिट डी कॉर्प्स जरूर होना चाहिए, यानी टीम स्पिरिट होनी चाहिए। आपको टीम में काम करना होगा। कुछ अगर वाद विवाद होता भी है तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उसको साइड करेंगे। ठीक है। यानी प्रमोटिंग टीम स्पिरिट विल गिव द ऑर्गेनाइजेशन अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी। यूनिटी और हार्मनी में काम करना एक मैनेजमेंट को बेहतर बनाता है। ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, ये 14 जो हमारे पास प्रिंसिपल थे वो हमें दिए थे फयोल ने, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम टेलर का पढ़ेंगे। ठीक है। टेलर जो साइंटिफिक फादर ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं, उनको भी हम अच्छे से जानेंगे। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।